अच्छा जी, वेलकम बैक। तो पिछले से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस करते हुए अनसर्टेनिटी होती है। जैसे आपने 22 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 2-3 हज़ार का सैंपल लिया है, तो 2-3 हज़ार की बेसिस पे 22 करोड़ के बारे में आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो उस अनसर्टेनिटी को मॉडल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने जो आपने डेटा इकट्ठा किया, उसको किसी न किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट करें। जब आप उसको रिलेट कर लेते हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो इन्हेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप पॉपुलेशन के बारे में अच्छा अंदाज़ा लगा सकें। तो अनसर्टेनिटी को मॉडल करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हैं। पीछे हमने थोड़ा बहुत देखा प्रोबेबिलिटी के बारे में, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या चीज़ होती है और कौन-कौन सी मेन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी एक सिंपल सिमुलेशन मॉडल है कि एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, उसका कोई फंक्शन है, यानी उसका एक बिहेवियर है जो कि आपको बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे चेंज होगा। तो आपने अगर चेंज देखनी है y के अंदर, तो आप x के अंदर कुछ चेंजेस ला के देखते हैं कि फिर y कैसे बिहेव कर रहा है, यानी बेसिकली सिमुलेट करते हैं x और y के रिलेशनशिप को। और इसमें इक्वेशन इसकी कुछ इस तरह लिखी जाती है कि फंक्शन ऑफ x इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x। a का मतलब है कि इसका इंटरसेप्ट कहाँ पे है अगर हम ग्राफ की टर्म्स में बात करें, और b का मतलब है कि कितने परसेंट चेंज ला रहा है x y के अंदर। यानी x में 6 चेंज करें तो y में 3 आती है, 2 आती है, 1 आती है, या 6 आती है, या 12 आती है, कितनी आती है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको अगली सेशन में शायद या इसी के एंड पे बताऊंगा कि ये इंटरसेप्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। और फिर ये जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ये तो एक सिंपल सिमुलेशन मॉडल है, लेकिन एक्चुअल मॉडल को जब हम कम्प्लेक्सिटी बिल्ड करते हैं तो इसके साथ आगे फिर एरर्स को भी मॉडल करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या चीज़ है? इट इज़ अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक फंक्शन जो आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर डेटा सेट आपको मिलने की पॉपुलेशन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट यू हैव द डेटा ऑफ द सैंपल। हमें ज़रूरत की क्यों होती है इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की? मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, ज़रूरत ये होती है कि आप चूँकि अनसर्टेनिटी को मॉडल कर रहे हैं, क्योंकि छोटे सैंपल के बेस पे बड़ी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको फिर बिहेवियर अनसर्टेन वेरिएबल्स का गेस करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। दूसरा, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स, कि कोई एक इवेंट कितने परसेंट लाइकली है। फॉर एग्जांपल, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परवेजिवनेस को, कि कितने ज़्यादा लोग बनाना शुरू हो गए, तो उसकी बेसिस पे फिर आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस साल पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को लिंक करके। और तीसरा, वी यूज़ देम टू कम्युनिकेट आवर नॉलेज एंड assumptions अबाउट द अनसर्टेनिटी इन अ मॉडल। आपको मॉडल्स इसलिए भी काम आते हैं कि आप बताते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी जिसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इसमें मैं किस बेसिस पे प्लॉट कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरी assumptions क्या क्या हैं। यानी assumption जब फेल हो जाए तो फिर मॉडल भी फेल हो जाएगा। अब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स Sir, होते it हैं। is the same concept as regression. अब दोबारा बोलिएगा मेरा, सॉरी मैं सुन नहीं सका। मेरा प्लीज दोबारा बोलिएगा। I'm saying, is this the same concept as regression? Linear regression की भी इसी तरह की equation होती है और the same concept we follow.
तो is it the same thing? अब बिल्कुल ये बहुत रिलेटेड है सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम तो थोड़ा आगे समझेंगे कि यहाँ पे हम रैंडमनेस की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम वेरिएबल्स हमारे रैंडम हैं, यानी हमारे Right. पास कोई पैटर्न्स नहीं है। रिग्रेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट पैटर्न्स के साथ होता है और दूसरा पार्ट रैंडम होता है। लेकिन ओवरऑल हम एक ही तरफ जा रहे हैं, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल जो है वो कोई ना कोई शक्ल होती है। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रीब्यूशंस बनी हुई हैं और आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन अपने डेटा के साथ लिंक करनी होती है ताकि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर यूज़ कर सकें पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इसकी। वैसे तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दर्जनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में मैं आपको जनरल बताता हूँ, और मकसद ये होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशंस की नेचर को समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है और उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरह कोई डिस्ट्रीब्यूशन सामने आए तो कैसे समझते हैं, बजाय इसके कि मैं किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको मास्टरी के बारे में बताऊं। जो नॉर्मल के बारे में हम पिछले तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछले तीनों सेशंस में बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मकसद ये होगा कि आपको नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में समझाया जाए ताकि आप किसी एक के बारे में डिटेल में जाने के बजाय जनरली समझें और किसी डेटा को देखें तो आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकें कि किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। हालांकि वो भी कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बता देते हैं हमें, लेकिन स्टिल ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दफ़ा सॉफ्टवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस को बहुत क्लोजली रिलेट कर देता है आपके डेटा से। आपको वो बताएगा कि 90% चांस है कि ये नॉर्मल है और 89% चांस है कि ये बेटा है, तो वो फिर आप उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बहुत हेल्प करती है। अब जैसा हमने पीछे बात की कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के दौरान हमने बात की कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना, तो इसी तरह जब हमारे पास ये जो मॉडल्स होते हैं अनसर्टेनिटी के या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये भी कुछ ऐसी होती हैं जो काउंटेबल वेरिएबल्स के लिए होती हैं, वैल्यूज़ के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए या वैल्यूज़ के लिए होती हैं। जैसे काउंट मैंने आपको डिस्क्रीट में कहा था 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स जो है ये डिस्क्रीट होते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है p इज इक्वल टू बड़ा x इज इक्वल टू छोटा x, यानी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो मैं नंबर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें 35 है, तो क्या चांस है कि मैं जब ये पर्ची निकालूँगा, 1 से 100 तक पर्चियाँ हैं, तो वो 35 होगी। यानी मेरी निकाली हुई पर्ची बड़ा X इज़ इक्वल टू वो नंबर जो मैंने गेस किया हुआ है 35, इसका कितना चांस है? तो इस तरह इक्वेशन लिखी हुई है। इसी तरह कंटीन्यूअस में आपको 2 वैल्यूज़ के दरमियान आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे हमने पीछे बात की जब नॉर्मल की, तो हमने कहा था कि 7.5 प्लस और 7.5 माइनस के दरमियान प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यानी 7.5 माइनस व्हिच इज़ लेस देन x, जो भी आप 0 या जो भी रखेंगे, व्हिच इटसेल्फ इज़ लेस देन प्लस 7.5। तो एरिया अंडर द कर्व x1 से x2 तक 75% था, तो हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैल्यू x व्हिच इज़ ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन x2, वाइल x1 इज 7.5 और x माइनस 7.5 और x2 इज प्लस 7.5, उसकी 75% आपकी 75% चांस है कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 7.5 और माइनस 7.5 के दरमियान होगी। तो इस तरह को हम कंटिन्यूस कहते हैं। तो अब हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि नॉर्मल को 2 चीज़ें डिफाइन करती हैं, एक उसका मीन, एक उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मीन को कम कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा दें, तो एक फैली हुई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, एक फ्लैटिश सी आ जाएगी। आप मीन को बढ़ा दें और स्टैंडर्ड डेविएशन को कम कर दें, तो एक पीक्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी जो बीच में बहुत ऊँची होगी और साइडें उसकी बहुत फैली हुई नहीं होंगी। तो जब आप इन पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है। अब ये जो x है, x मतलब कि
उसके अंदर जो डेटा सेट्स हैं या जो एक रैंडम डेटा निकालना है आपने, उसकी नेचर क्या है उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली ये देखनी होती है कि डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है, यानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फिर आपने देखना होता है कि वो उसकी बाउंडिंग क्या है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ क्या है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, वो इन्फिनिटी नहीं होती। जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिफेंस बजट के केस में देखा कि हमें लो वैल्यू -30 दी हुई थी और हाई वैल्यू भी +30 के करीब थी। तो वो बाउंडेड बाय सर्टेन नंबर्स थी, बाउंडेड बाय इन्फिनिटी नहीं थी। लेकिन कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि ये बाउंडेड बाय इन्फिनिटी भी हो सकती हैं। जैसे कोई प्रोडक्शन का डेटा, आपको कुछ नहीं पता कि एरर कितना हो सकता है प्रोडक्शन के अंदर, कैटास्ट्रोफिक एरर भी हो सकता है और छोटे-मोटे एरर भी हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा लोअर साइड से या हायर साइड से बाउंडेड होता है। लोअर साइड से मतलब कि आप देखें कि आपकी क्लास में इस वक़्त 40 लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी जेब में कितने पैसे हैं? तो वो लोअर साइड से बाउंडेड है, जो जिसके पास सबसे कम पैसे भी होंगे वो 0 होंगे। 0 से नीचे तो वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरह बाज़ केसेज़ में अपर साइड पे बाउंड हो जाता है। जैसे आज आपने 50 फ्लाइट्स लेनी है, पीआईए ने आज 50 जहाज़ उड़ाने हैं, तो कितने जहाज़ हैं जो ऑन टाइम लैंड कर जाएँगे? तो ऊपर से वो बाउंड है कि 50 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जहाज़ ही 50 हैं। तो आपने देखना होता है कि ये इसकी बाउंडिंग किधर है, दोनों साइडों पे या एक साइड पे है, और अगर दोनों साइडों पे है तो इन्फिनिटी से ऊपर है या नीचे है। तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, बर्नौलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। ये शायद आसान तरीन, बिल्कुल बेसिक तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके ये यूज़ होती है टॉस ऑफ अ कॉइन पे, इस तरह की चीज़ों पे जिनकी कोई एक सिंगल इवेंट होना होता है और उसकी कोई आउटकम आनी होती है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है p = 0.3, प्रोबेबिलिटी x1, और p जो दूसरा बच गया q, वो 1 माइनस p हो जाएगी, यानी 0.3 से माइनस करें तो 0.7 हो जाएगी। तो ये 2 इवेंट्स हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक की प्रोबेबिलिटी 30% है, एक की प्रोबेबिलिटी 70% है। तो ये सिंपल तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौलीज़। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 1 या 2। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों में, जैसे जहाँ पे येस और नो होना हो, यानी प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल ने पास करना है या फेल करना है। आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि वो कितनी सिविरिटी के साथ पास या फेल हुआ है, या सक्सेस या फेलियर हुआ है। यानी आप देखते हैं कि आज एक कैंसर पेशेंट है या कोविड का सीरियस पेशेंट है, वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो आखिर में आपने एक डेटा लिखना होता है क्योंकि कल आपने बताना है डेथ्स 8 हुई हैं, 9 हुई हैं, 10 हुई हैं। तो आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो उसके लंग्स 90% डैमेज थे, 80% डैमेज थे। अगर डेथ हो गई तो वो फेलियर होगा। तो इसी तरह हेड्स और टेल्स या 0 और 1, तो इस ये सिंपल तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका सिर्फ एक पैरामीटर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट। यानी येस और नो है तो येस की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो नो की भी पता चल जाएगी, 1 से माइनस कर लेंगे, या नो की पता चल जाए तो येस की भी पता चल जाएगी। तो आसान तरीन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं पहली 2 हमने देखी, कॉइन को टॉस किया, सक्सेस या फेलियर, विन लॉस गेम, आप हारेंगे या जीतेंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, अब आप हार और जीत में इंटरेस्टेड है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि 10 रन से हारूँगा या 20 रन से हारूँगा। एक स्मगलर है, किलर है, भाग रहा है, आप उसको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको पकड़ेंगे तो उस दौरान वो ज़ख्मी हो जाएगा, या 5 मिनट में पकड़ेंगे या 10 मिनट में पकड़ेंगे। विंड्स एक्सीडिंग हरिकेन फ़ोर्स, यानी हवा कितनी इतनी तेज़ चल रही है कि डैमेज कर देगी कि नहीं कर देगी, हाँ या ना। अब इसमें इंटरेस्टेड आप नहीं है कि डैमेज कितना ज़्यादा होगा, तो हाँ या ना के लिए आप बर्नौली यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सट्रीम इवेंट्स, कोई भी वेदर से रिलेटेड नेचुरल इवेंट्स, अर्थक्वेक्स, जिनमें आप सेवेरिटी पे इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ उनके होने या ना होने पे इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक बर्नौली बर्नौली एप्लीकेशन जो है, वैसे बाय द वे बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी 100 साल पहले, और ये स्टैट्स के एक एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने इन्होंने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, या बहुत सारी जो
इनके इनके बारे में चीज़ें मशहूर हैं, वो पेंडुलम के इसकी स्टडीज़, बैटिंग में स्टडीज़, ये बर्नौली से भी पहले लोग बैटिंग, जब ये कॉइन वगैरह फेयर कॉइन्स नहीं बने थे तो हड्डियाँ टॉस किया करते थे। तो उनमें जो एक बड़ी फ़ेमस हड्डी, ये जानवरों के टखने के अंदर एक हड्डी होती है, एस्ट्रेगोलाई कहते हैं उसको, उसके 6 एंड्स होते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉसिंग होती थी कि उसमें सबको पता था कि उस 6 एंड यानी डाई की तरह की उसकी शक्ल होती थी। चिड़ी वो छिक्का जो रोल करते हैं उसकी तरह की शक्ल होती थी। लेकिन छिक्के में तो 1 टू 6 कोई भी आ सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें 2 ऐसी साइड्स थी जिनका 30% चांस होता है आने का। उसकी शेप ऐसी होती है। तो 60% 2 ले जाते हैं और फिर 2 ऐसी होती हैं जिनका कोई 16, 17, 17% चांस होता है। तो बाकी जो है 35% 2 साइडें ले जाती हैं और जो आखिरी 2 साइडें बचती हैं उनका बहुत कम चांस होता है, उनका ढाई ढाई 3-3% चांस होता है। उनमें से भी एक का कम होता है। तो फिर लोग बेट लगाते थे उस एक पे जिसका बहुत कम चांस होता है कि अगर ये आ गई तो फिर उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे। तो उस पे इनकी बहुत सारी बहुत बहुत डिटेल में स्टडीज़ हैं, और अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 2-3 बड़ी मशहूर किताबें हैं। एक एक लेबनीज़ अमेरिकन है, क्रिश्चियन है, उनका नाम है नसीम निकोलस तालिब। उनकी एक किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस। तो पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली, जब मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नॉलेज है, लेकिन है ये चूँकि मैथ्स है और इट कैन बी ड्राई। तो ये जो मैं आपको किताबें बता रहा हूँ ये आई थिंक यू शुड रीड, क्योंकि ये उसकी ड्राइनेस ख़त्म करके ना उसको एनेक्डोटल तरीके से आपको समझाती हैं चीज़ें, और आप उसके अंदर इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और आप कुछ चीज़ें भी बगैर मैथ्स के समझ आ जाती है। तो ये पहली किताब है नसीम निकोलस तालिब की, फूल्ड बाय रैंडमनेस। बहुत मशहूर किताब, टॉप क्लास बेस्ट सेलर। फिर इन्हीं की एक और किताब है एक्सट्रीम इवेंट्स, जो हमने पीछे बात की उसके बारे में, उसका नाम है ब्लैक स्वान, द ब्लैक स्वान, इंसर्ट हो आगे लिखा हुआ है। और ये थोड़ी-सी, ये दोनों किताबें ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं, नसीम साहब का स्टाइल ज़रा वो ऐसा कंडेसेंडिंग सा और कॉम्प्लेक्स स्टाइल है। तो अगर आप आसान, उससे भी आसान पढ़ने चाहते हैं तो एक किताब है लेनर्ड, LEONARD, लेनर्ड म्लाडेनो, MLADINOW, लेनर्ड म्लाडेनो की, उसका टाइटल है द ड्रंकर्ड्स वॉक, द DRUNKARDS वॉक, यानी शराबी का की चाल। वो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको स्टैट्स की सारी बेसिक्स, प्रोबेबिलिटी की सारी बेसिक्स समझा देता है। तो ये जो बर्नौलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, इसके अंदर एक इवेंट की बात हो रही है, यानी कॉइन टॉस किया, हेड आया या टेल आया, इसकी बात हो रही है। तो इस पे तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि 50-50 है। लेकिन व्हाट इफ इसी कॉइन को मैं 100 बार टॉस करूँ? तो क्या 50 बार हेड या 50 बार टेल आएगा? नहीं। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए, जब इसी तरह के इवेंट्स यानी 1-0 इवेंट्स मल्टीपल टाइम्स हो रहे हों, उसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वही, बिल्कुल वही चीज़ें, लेकिन इसमें आप देखें इसके पैरामीटर्स थोड़े से पीछे वाली डिस्ट्रीब्यूशन में, बर्नौलीज़ में सिर्फ़ एक था, P इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, एक ही पैरामीटर था। अब इसमें दूसरा आ गया है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स भी आ गए हैं कि कितनी बार हमने किया। येसेस कितने आएँगे अगर 100 बार टॉस किया, 50 बार टॉस किया। इसको हम बर्नौलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बिल्ड करते हैं और इसको हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 पैरामीटर्स हैं, ये देखिएगा, P इज़ इक्वल टू 0.2, N इज़ इक्वल टू 10। प्रोबेबिलिटी 0.2 थी येस की, 10 बार टॉस किया तो ये शक्ल आई। इसके इसके ऊपर अगर मैं लाइन लगाऊँ तो कुछ इस तरह की लगेगी। और इधर देखें, प्रोबेबिलिटी 50% थी और 10 बार टॉस किया, तो ये परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। तो आप प्रोबेबिलिटी कम करते जाएँगे तो नॉर्मल लेफ्ट की तरफ स्क्यू करती जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाएँगे, सेंटर पे आके परफेक्ट नॉर्मल हो जाएगी, और उससे भी बढ़ाते जाएँगे तो राइट की तरफ स्क्यू करती जाएगी। इनको हम इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे करते हैं? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ लॉट ऑफ गुड्स, यानी पीछे तो हमने बात की ना कि एक ही इवेंट
के आउटकम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो इवेंट बार बार हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बायनॉमियल होती है। तो एग्जांपल क्या है कि आपके पास लॉट आ गई है एक बहुत बड़ी, उसमें कितने डिफेक्टिव चीज़ें हैं। एक ही ख़ानदान के बच्चे एक सर्टेन ट्रेट के हद तक इनहेरिट करेंगे एंड सो ऑन। ये इसके एप्लीकेशंस हैं और इसके अंदर assumptions हैं। assumptions ये हैं कि जो आपका ट्रायल है इसमें यस या नो आएगा। ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। दूसरी assumption है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी आपने एक बार टॉस किया, हेड आ गया, तो अगला टॉस करते हुए हेड भी आ सकता है, टेल भी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अगली बार टेल ही आए, क्योंकि 50-50 चांस था तो अगली बार टेल आए, ऐसा नहीं है। अगली बार भी यस आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्टेज द सेम इन ईच ट्रायल, यानी आपने एक ही कॉइन यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि अगली बार कोई और कॉइन ले आए, उससे अगली बार कोई और कॉइन ले आए। अच्छा जी, तो ये दो थी ऐसे जो कि यस और नो को डील करती हैं। अब ये तीसरी अगेन डिस्क्रीट ही है, ये पोisson डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये भी एक स्टैट्स के मशहूर पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये जो है इसका पैरामीटर जो है लैम्डा होता है, और ये भी बिल्कुल पिछली दोनों की तरह है, लेकिन इसमें टाइम का फैक्टर आ जाता है कि गिवन टाइम के अंदर कोई इवेंट कितनी बार होगा। तो होती ये भी इंटीजर्स के लिए है, और इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ गिवन टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? वही चीज़ वही है कि इवेंट कितनी बार होगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर इमरजेंसी कॉल्स कितनी आएंगी, 1 घंटे के अंदर यूएवीज कितने फेल होंगे, एरर्स एक पेज के अंदर कितने होंगे, इस एरिया में कितनी वॉर्स होंगी, इस स्पोर्ट में कितने लोग ऐसे होंगे जो अनफिट हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये उसी पे बिल्ड कर रहा है बायनॉमियल के ऊपर, लेकिन ये अब इसमें टाइम की लिमिटेशन आ गई है। और ये आखिरी प्रॉब्ली डिस्क्रीट हमारे पास है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। अब इसमें क्या है कि इसमें पहले तो सिर्फ यस और नो थे ना, यानी दो पॉसिबल आउटकम्स थी। यहाँ पे अब आउटकम्स का नंबर लिमिटेड नहीं है, जैसे इंटीजर्स के लिए डिफाइन होती है, लेकिन उसकी अपर और लोअर लिमिट रख दी जाती है, यानी 3 और 11 के दरमियान, 4 और 9 के दरमियान। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू 11 हो सकता है। और 3 के होने का भी उतना ही चांस है, 4 के होने का भी, 11 तक सबके होने का इक्वल चांस है। तो ये आप इस तस्वीर देखें तो जो ये ब्लू वाले हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये 3 से लेके 11 तक हैं, और जो रेड डैश वाले वो आपको बता रहे हैं 4 से लेके 9 तक है, और हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। चूँकि 3 से 11 वाले ज़्यादा हैं, यानी 9 हैं, तो 9 को जब आप डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर, तो तकरीबन 11 पर पॉइंट समथिंग बनता है, इसलिए इसकी ये 11 हाइट है इसकी। जो दूसरे हैं वो 6 हैं, वो इसलिए 6 हैं कि 6 को 100 को जब आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो 16 और 17 के दरमियान एक वैल्यू आती है, तो इसलिए वो लंबा है। तो ये भी उन्हीं पे बिल्ड कर रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें देयर इज़ 1-0 की लिमिटेशन नहीं है। आपके नंबर्स की, आपकी इवेंट्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, और जो इवेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट कम होती जाएगी, लेकिन रहेगी इक्वल। तो ये एक समरी है इन चारों डिस्ट्रीब्यूशंस की, बर्नौली की, बायनॉमियल की, पोisson की और यूनिफॉर्म की। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये पैरामीटर्स हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने कहा, कुछ पैरामीटर से डिफाइन होती है। उन पैरामीटर्स को आप वेरी करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मल में मैंने आपको बताया कि अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पैरामीटर्स हैं। मीन को बढ़ाते जाएंगे तो बीच सेंटर वाला पॉइंट उठता जाएगा नॉर्मल का, और साइडों से वो पतली होती जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाते जाएंगे तो वो साइडों पे फैलती जाएगी,
और रिलेटिवली स्पीकिंग साइडों की वैल्यूज़ और मीन की वैल्यूज़ में फ़र्क कम होता जाएगा। तो इसी तरह हर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ना कोई पैरामीटर्स हैं और उनका आगे एक मीनिंग भी लिखा हुआ है पैरामीटर्स का। अब हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि 3-4 दिन से हम इसी की बात कर रहे हैं। इस तरह की इसकी शक्ल होती है। इसके 2 पैरामीटर्स हैं, नॉर्मल और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेशन ये आपके सामने लिखी है, हमने पीछे भी देखी थी। इसमें एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी डेटा टेंड्स टू बी मोर इन द सेंटर, लेस ऑन द साइड्स। मीन, मीडियन और मोड बराबर होते हैं या ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी आप कैसे मेजर करते हैं, देखते हैं कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया अंडर द कर्व कितना है। टोटल एरिया 1 होता है और किस ये 50% है सेंटर से लेके एक एक्सट्रीम पे, इसी तरह दूसरे पे, और इसी तरह बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो परफेक्ट होती है उसका रूल ये है कि 68% आपकी वैल्यूज़ ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में होती हैं, 95% आपकी ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन में होती हैं, और 99.7% आपकी ±3 स्टैंडर्ड डेविएशंस में होती हैं। तो 6 सिग्मा हम जब जो वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि 99.7% वैल्यूज़ जो हैं वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस प्लस और माइनस के अंदर फॉल कर रही हैं। तो +3 हो गई, -3 हो गई, तो टोटल 6 हो गई। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, प्रोबेबली दुनिया में जितनी भी सिचुएशंस अकर होती हैं नेचुरल, उनमें प्रोबेबली सारी की सारी पे ये अप्लाई होती है। इनको अप्लाई कहाँ पे आप कर सकते हैं, वेयर वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों पे परवेसिवली इसको अप्लाई किया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टमर्स डिमांड, आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी, लोगों की हाइट्स क्या है, लोगों के सर पे बाल कितने हैं, उनका वजन कितना है, उनके बहन भाई कितने हैं, उनकी गाड़ी कितना फ्यूल खाती है, जो भी चीज़ें नेचुरली अकर होती हैं वो इससे इस पे मॉडल की जा सकती हैं। और ये आखिरी चीज़ लिखी हुई है, अ मॉडल फॉर सम्स ऑफ सेवरल रैंडम वेरिएबल्स, यानी इंडिविजुअली अगर वेरिएबल किसी और को भी कंफर्म कर रहा है, तो लेकिन जब आप वेरिएबल्स को सम करते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल वेरिएबल के नहीं, सम ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स को, यानी जब इंडिविजुअल वेरिएबल्स को जमा करते हैं तो नॉर्मल उन पे अप्लाई की जा सकती है। अगली है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो है, इसका एक ही वेरिएबल होता है बेटा, सॉरी बेटा। अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, लेकिन ये किस जगह पे ऊपर जाके टच हो रही है और इसका कर्व कितना स्टीप है, ये बेटा चेंज होने से ये चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे ये आपके सामने अब 3 हैं लाइनें, ब्लू, रेड और ग्रीन, इनका बेटा मुख्तलिफ है। या पीछे बेटा लिखा होता है, यहाँ पे रो लिखा हुआ है, तो इट डजंट रियली मैटर, बेसिकली 2 चीज़ें बता रहा होता है, जो भी आप इसको कह लें, रो या बेटा। एक इसको इसकी एवरेज वैल्यू बता रहा होता है, और एक इसका रेट ऑफ डिसेंट बता रहा होता है, या रेट ऑफ डिके। बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। मतलब ये है कि ये कितनी जल्दी 1 से या हाईएस्ट वैल्यू से नीचे फॉल करता है। जैसे आप 1 वाले को देखें तो इसका रेट ऑफ डिके बहुत ज़्यादा है, क्विकली ये आके 4 पे क्रैश हो रहा है। बल्कि लेकिन अगर आप रेड वाले को देखें, 0.3 से आके ये 10 के बाद आके बॉटम हिट कर रहा है, तो इसका रेट ऑफ डिके कम है या रेट ऑफ डिसेंट कम है। इसी तरह तीसरे का उससे भी कम है। तो एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल कहाँ पे होती है? जैसे पर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आपसे आपको एग्जांपल देके सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट डैमेजिंग अर्थक्वेक नॉट अराइविंग फॉर 2 और मोर ईयर्स। अब इसको ऑब्वियसली आप अर्थक्वेक का डेटा लेके ही मॉडल करेंगे, अर्थक्वेक का डेटा लेके ही मॉडल करेंगे, और फिर ये जो पी की वैल्यू है या रो की वैल्यू है या बेटा, जो भी वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वो उससे निकलेगी हिस्टोरिकल डेटा से। ये रो उसी तरह है जिस तरह हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन होती है।
तो उसकी बेसिस पे फिर आप आगे मॉडल करते हैं इसको। यानी इतनी प्रोबेबिलिटी है 2 साल से, 37% प्रोबेबिलिटी है कि 2 साल तक ऐसा कोई ज़लज़ला नहीं आएगा। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद है कंटिन्यूअस यूनिफ़ॉर्म। पीछे डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म थी, ये कंटिन्यूअस यूनिफ़ॉर्म है। अब ये इट इज़ डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स, और ऊपर और नीचे इसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, यानी इन्फिनिटी नहीं होती है। तो जैसे आपके सामने ये 3 बने हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें ए इज़ इक्वल टू 3 और बी इज़ इक्वल टू 11 है ब्लू वाले का। 3 से 11 तक है, एवरेज कम है। रेड वाला 4.5 से 9 तक है, एवरेज ज़्यादा हो गई। और ग्रीन वाला 6 से 7.5 तक है, तो एवरेज बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये वही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कंटिन्यूस नंबर्स के लिए। अगली डिस्ट्रीब्यूशन है सेकंड लास्ट हमारी ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होती है, और इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मोस्ट लाइकली वैल्यू। मिनिमम का मतलब कि इससे नीचे नहीं जा सकता, मैक्सिमम का मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, और मोस्ट लाइकली का मतलब ज़्यादा चांस है कि इसके ये वैल्यू आएगी। अब ये नॉर्मली यूज़ होती है, आप लोगों ने PERT CPM जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो मोस्ट लाइकली वैल्यू गेस करने के लिए, या मोस्ट जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते थे। वहाँ पे हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। उसके छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन वो फार्मूलाज भी ऑल्टर कर सकते हैं हम लोग। नहीं, जैसे ये ग्रीन वाला है, इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 3 है और मोस्ट लाइकली 2 है। इसी तरह अगले दोनों का भी कुछ ना कुछ है, और आप देख रहे हैं कि ये सेंटर वाली वैल्यू के चेंज होने से इनका टिल्ट भी चेंज हो रहा है। इसी ट्रायंगुलर का ही एक और वर्जन है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी कुछ इस तरह की शक्ल होती है। फ़र्क क्या है बेटा और ट्रायंगुलर में, कि बेटा सेंटर में उसकी शार्प एज था, इसमें स्मूथ है। स्मूथ क्यों है कि इसमें 2 के बजाय 4 वेरिएबल, 3 के बजाय 4 वेरिएबल्स आ गए। मिनिमम, मैक्सिमम और अल्फ़ा और बेटा। अल्फ़ा अगर बढ़ना शुरू होगा तो पीक जो है बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और बेटा बढ़ना शुरू होगा तो वो पीक जो है वो ए की वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, यानी उनके अंदर टिल्ट आना चाहेगा आता जाएगा, या जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़ुबान में कहते हैं स्क्यूनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब इसी को अगर आप ये जो अल्फ़ा और बेटा 2 ऐड हुए हैं, ये देखें, इन दोनों को ना यूज़ करें और मोस्ट लाइकली को यूज़ करें, तो ये फिर वही ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये अब इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ग्रीन वाली जो है वो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3, बेटा इज़ इक्वल टू 7। इससे आप देख रहे हैं कि चूँकि बेटा ज़्यादा है, तो इसका टिल्ट मिनिमम वैल्यू की तरफ है, ए की तरफ। इसी तरह ब्लू वाली को देखें, अल्फ़ा और बेटा बराबर हैं, तो किसी तरफ टिल्ट नहीं है। और तीसरी में अल्फ़ा बड़ा है तो टिल्ट बी की तरफ है, यानी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इट इज़ ईज़िली कंफाउंडेबल विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका डेटा हो सकता है, काफ़ी चांस होता है कि आपको बताता है कि आपका डेटा नॉर्मल को और बेटा को दोनों को कंफर्म कर रहा है। तो फिर उस वक्त आपको फैसला करना पड़ता है कि मैं नॉर्मल यूज़ करूँ या बेटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँ। और उस वक्त फिर आपकी नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखते हैं कि इसकी मूवमेंट पीक्स की कैसे हो रही है। तो अगर पीक्स की मूवमेंट फॉलो कर रही है, आप तो डेटा को रैंडमाइज़ करते हैं और देखते हैं इसकी पीक्स मूव हो रही हैं, और बेटा पे आ जाते हैं, पीक्स मूव नहीं हो रही होती हैं और एक यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइडों पे जा रहा होता है, तो फिर आप उसको नॉर्मल से करते हैं। अब ये इन दोनों की ट्रायंगल और बेटा की एप्लीकेशंस हैं। मॉडल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, यानी PERT CPM जैसा हमने पहले बात की। लैक ऑफ डेटा बट वेयर मिनिमम, मैक्सिमम एंड मोड कैन बी डिटरमिन्ड।
यानी आपको पता नहीं है एक्चुअली क्या है वैल्यू, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगी और इससे नीचे नहीं जाएगी, तो वहाँ पे आप बेटा यूज़ करते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अनलाइकली टू ऑकर है और बीच की कोई वैल्यू आनी है, वहाँ पे बेटा यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये इनकी समरी है। अगेन इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के 1 या 2 या 3 या 4 पैरामीटर्स होते हैं और इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगेन दूसरा सेशन ख़त्म हो गया जी, थैंक यू। हमने 1.5 घंटा लगा लिया। मैं तीसरा सेशन थोड़ी देर में शुरू करता हूँ, तो आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं इसको बंद करके तो दोबारा थोड़ी देर में शुरू करता हूँ।